जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाने वाले हैं जो सीधे इस बार की एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो आपके एग्जाम में एकदम 100 में 100% यही क्वेश्चन आएगा। तो सवाल कर रहा है, बिहार में 1857 का विद्रोह। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, यहां से हर साल दो प्रश्न लगभग हर साल पूछा जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले मैं आपको शुरुआत कर दूं साथियों, 1857 की क्रांति है उसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सिपाही विद्रोह के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, मतलब किस तारीख को कहते हैं, तो 1857 को कहते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 इसमें हुआ था। यह स्टार्ट कहां में हुआ था साथियों? मेरठ में स्टार्ट हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति कहां शुरू हुआ था? मेरठ में हुआ था। और बिहार से विद्रोह कौन कर रहे थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से विद्रोह कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर छोटा नागपुर पूछ रहा है, तो छोटा नागपुर से हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब 1857 का क्रांति किया जा रहा था साथियों, तो छोटा नागपुर से जो विद्रोह कर रहा था वह ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर रहे थे। याद रखिएगा, ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका 1857 में हुआ था। इसका स्टार्ट मेरठ से हुआ था। यह कहां में हुआ था? मेरठ में हुआ था। बिहार से विद्रोह कौन किए थे? बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। और यहां पर क्या करा? छोटा नागपुर से विद्रोह कौन कर रहे थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर रहे थे। आशा करते हैं यहाँ पर सारे प्रश्न अगर आपको क्लियर हो गया होगा साथियों, तो ये क्वेश्चन आप यहां से आराम से आप सही कर सकते हो बीएसएससी में। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि ऋग्वेद के किस मंडल में। सबसे पहले यहां से बता दे साथियों, ऋग्वेद वेद का सबसे पुराना वेद है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। वेद आपका टोटल 4 प्रकार के होता है। वेद आपका टोटल कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। और ये भी आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा गया है वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और एक आपका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। अर्थवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ऋग्वेद हो गया। ये 4 प्रकार के आपके वेद होते हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद। यहां से ऋग्वेद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है साथियों, तो हम लोग कवर कर लेते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में बिहार क्षेत्र के लिए किकट शब्द का प्रयोग किया गया? जैसे में जो ऋग्वेद है उसको कई जोन, उसको कई मंडल में बांटा गया है। तो जिसमें ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें बिहार के क्षेत्र के लिए किकट शब्द का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, तृतीय मंडल के लिए किया गया। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों। मैं कहूंगा साथियों, आज के इस क्लास को आप पूरा कवर कीजिए, क्योंकि यहां से जो भी प्रश्न आएगा वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। बताइएगा, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। इसको हम लोग इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे साथियों। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला प्रश्न जो है साथियों सीधे इस बार के एग्जाम में आ सकता है। मैं कहूंगा अगर आप इसका जवाब जानते थे, एक और फटाफट कमेंट में आना चाहिए इसका जवाब। ऐसा कौन सा जिला है जिसका सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है सर जी, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है। ऐसा ही जवाब आना चाहिए कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसका सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है? तो अब पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिए
अगला नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का वास्तविक स्रोत क्या होता है? बताइएगा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है साथियों, उसमें ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो जल होता है। प्रकाश संश्लेषण में जब भी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा साथियों, वो आपका जल से निकलेगा। जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। और यहां से भी प्रश्न आपके बीएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा गया है। जैसे में क्या पूछा था कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है साथियों? 2:1 होता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है, जिसका सूत्र होता है H2O। और इसका मतलब पूछेगा, इसमें ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। और यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी कवर कर लेते हैं। इसका सूत्र CO2 होता है, जो वायुमंडल में 0.003% पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल का बात करेंगे तो पेड़ का पत्ता जो हरा होता है साथियों, वह इसी के कारण क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। पेड़ का पत्ता हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। एक बच्चे का कमेंट यहाँ पर जरा सा देख लेते हैं, सर आप भी हरा लिख रहे हैं, ये भी क्लोरोफिल के कारण नहीं बाबू, वैसा नहीं है, ठीक है ना। पेड़ का पत्ता की यहाँ पर बात हो रहा है। जो पेड़ की पत्ता होता है उसमें जो हरापन होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि बिहार विधानसभा में, जो बिहार विधानसभा है साथियों, उसमें अनुसूचित जाति यानी ST SC से काफी सारे जब बच्चे आते हैं, काफी बच्चे OBC से भी आते हैं। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, आप किसी भी कास्ट चाहिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप बस नौकरी पा लीजिए, हमारे लिए उतना ही बहुत बड़ी है। तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा साथियों, आपको क्लास कैसा लग रहा है? बताइएगा एक बार आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति ST के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो याद कीजिएगा साथियों, 2 सीटें आरक्षित है। SC ST के लिए बिहार विधानसभा में कितने सीटें आरक्षित है? 2 सीटें। और कौन कौन 2 सीटें आरक्षित है साथियों? तो उसका नाम है एक मनिहारी। मनिहारी कोई कास्ट होता होगा, हमको जानकारी नहीं है उतना बाबू, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार अपना अपना कास्ट भी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो देखते हैं, कितने कास्ट के बच्चे वीडियो यहाँ पर देख पाते हैं। देखिए यहाँ से मेरा कोई वास्ता नहीं, सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, अगला नंबर सवाल है, जवाब दीजिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी और औपचारिक गठन सन 1934 में कहा किया गया था? सबसे पहले तो यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब किया गया था? तो 1934 ईस्वी में किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1934 ईस्वी में कहा गया था। और कहाँ में किया गया था? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कहा किया गया था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल है, फटाफट जवाब आना चाहिए आप लोग का, और इसमें टारगेट रहना चाहिए साथियों। हिंदी इंग्लिश हिंदी और जीके दोनों को इसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। हिंदी जीके के 30 प्रश्न को कवर करेंगे पहले, फिर हिंदी के भी 30 प्रश्न को कवर करेंगे। तो टारगेट आपका लेकर चलना है, ठीक है ना। देखिए पढ़ाई तो सब कोई करता है, देखिए रिजल्ट उन्हीं का होता है जो एक टारगेट रखते कि नहीं मुझे इतने प्रश्नों को सही करना। उसी प्रकार से आज की इस वीडियो में आप लोग टारगेट रखिए कितना, हम 20 प्लस जैसे भी हो प्रश्न सही कर देंगे। अगर आप 20 प्लस प्रश्न वास्तव में सही कर देते हो साथियों, तो एकदम आप पढ़ाई के उस लेवल पर आए हो जहां पर सरकारी नौकरी आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं आप कितने प्रश्न को यहाँ पर सही कर पाते हो। किस विटामिन की कमी के कारण जीरो फथैलेमिया रोग होता है? बताइएगा, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से जीरोफथैलेमिया विटामिन क्या होता है? रोग होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? हम भी थोड़ा सा जान लेते हैं साथियों। तो विटामिन ए के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। ए ऑप्शन क्या हो, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन ए के कारण क्या होता है? जीरोफथैलेमिया होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक शायरी है दोस्तों, आप लोगों के लिए, आप सुनिए, थोड़ा सा मोटिवेट हुई ताकि आपका पढ़ाई में ज्यादा मन लगे। कि माँ तेरे पसीने के हर एक, यहाँ पर पहले माँ लिख देते हैं, ठीक है ना। कि माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। कि माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा, ठीक है ना। बस आप लोग एक बार अपने लिए नहीं, एक बार अपने मम्मी पापा के लिए अगर दिल से भी मेहनत कर दोगे ना मेरे दोस्त, तो ये नौकरी आपके आगे हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत
बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने का शक्ति दिया गया है। मतलब है किस अनुसूची के तहत जो बिहार में पंचायत राज संस्था है उसको कार्य करने का शक्ति दिया गया, किस अनुसूची के तहत? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है 11वीं अनुसूची के तहत। 11वीं अनुसूची के तहत, एक मिनट, 11वीं अनुसूची की तरफ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आग्रह करना चाहते हैं आप सभी से, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका बड़ा भाई की तरह है जो आपके पीछे खड़ा रहेगा। आपको सभी तैयारी में यह चैनल सबसे पहले रहेगा। ठीक है, आपको पता बता दे एक बात दोस्तों, यहाँ से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को करें। बीएससी वाले 50,000 से ज्यादा बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो आज से आप भी जुड़िए और अपनी तैयारी में एकदम भरपूर सहयोग हम आपका साथ देंगे। ठीक है ना, तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, आप लोग भी बताइएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया? बताइएगा, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नहर पर किया गया, किस नदी पर किया गया साथियों? गंडक नदी पर किया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पर किया गया है। गंडक नदी पर किया गया। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पर किया गया। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा कि मगध साम्राज्य का वह कौन सा राजधानी जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछेगा कि मगध साम्राज्य का वो कौन सा राजधानी है जो साथियों 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो आपको ऑप्शन में सीधे पता चला गिरिब्रिज या राजगिरी इसको बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा बिहार में तिनकठिया प्रथा मुख्य रूप से किस फसल की खेती से जुड़ा हुआ है? ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका है, रिपीटेड सवाल है, तो इसका जवाब आशा करेंगे कि आप सभी का सही आना चाहिए। 11 नंबर का फटाफट जितने भी बच्चे यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका इसका जवाब पता है तिनकठिया प्रथा किस खेती के लिए, किस खेती से जुड़ा हुआ है, क्या है कि आप हमारा वीडियो डेली देखते होंगे साथियों, तो आपको पता होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। जो तिनकठिया प्रथा था उसमें अंग्रेज ने एक नियम लागू कर दिया था कि जिसके पास 3 कट्ठा 20 कट्ठा खेत है उसमें से 3 कट्ठा नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था, यानी नील के लिए प्रसिद्ध था। इसीलिए फिर चंपारण सत्याग्रह किया गया। इसी में महात्मा गांधी जी आए, यह 1917 ईस्वी में हुआ था। सारा आपको ये सब क्लियर करवा चुके हैं। चलिए अगला नंबर सवाल है, बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है? महाधिवक्ता एक तरह से कह सकते हैं फैसला करने वाले। ठीक है, तो उसका स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 156 के तहत किया जाता है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो बच्चे नए हैं, काफी सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोग जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर चुके हैं वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से फायदा क्या है बाबू, जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा। जो भी इस क्लास का पीडीएफ ये सब रहता है, जो भी क्लास ये सब रहता है, आपको यही नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं, ग्रुप में जुड़ जाते हैं, तो वहां पर सारा आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है बीएसएससी पर आपको लिखकर मैसेज करना। उसके बाद मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए बिहार के किस जिला में ककोला जलप्रपात स्थित है? बताइएगा, बिहार के किस जिला में ककोला जलप्रपात स्थित है? मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ साथियों, आपका जवाब आंसर आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है ककोला जलप्रपात नवादा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह किसके काल में किया गया था साथियों? तो यह मौर्य काल में किया गया था। यह किसके काल में किया गया था? मौर्य काल में जलप्रपात का स्थापना किया गया था। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, मौर्य काल में, देखिए मौर्य काल से यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल भी आ गया। मौर्य काल में एग्रोनो मोई अधिकारी का संबंध किस क्षेत्र से था? मतलब जो मौर्य काल में था उसमें एग्रोनो मोई अधिकारी था, उसका संबंध किस क्षेत्र से था साथियों? तो मार्ग निर्माण से था। किससे था? मार्ग निर्माण से था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो मार्ग निर्माण से था। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल की बात करेंगे, कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का जिसे पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपका पहले क्लियर हुआ साथियों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका निर्माण या इसका खोज किसने किया था? तो रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था। रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए
अगला नंबर सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था साथियों? तो बिल्कुल आचार्य नरेंद्र देव था। आचार्य नरेंद्र देव था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? आचार्य नरेंद्र देव था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। बताइएगा, आप लोग भी बताइएगा, बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? जो बरौनी तेल शोधक कारखाना ये आपका बिहार में है, या किस देश के सहयोग से किया गया था? तो यह रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, आप लोग भी बताइएगा, डबल एड हो चुका है। चलिए 18 नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? बताइएगा, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है साथियों? तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का रहा है अग्नाशय। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है साथियों? अग्नाशय से होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही मेहनत कीजिएगा साथियों, आपका रिजल्ट इस बार जरूर होगा। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करेंगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा सासाराम में है, वह किस झील के मध्य स्थित है? मतलब किस झील के बीच में स्थित है सासाराम? बताइएगा, यह किस झील के बीच स्थित है साथियों? आपको बड़ा ऑप्शन देख रहा होगा, कृत्रिम अष्टकोणीय झील, यानी कृत्रिम है, यह मानव द्वारा बनाया गया झील है। ये पहले से एक प्राकृतिक झील होता है, जहाँ से पानी ऑटोमेटिक बहता रहता है, लेकिन यह मानव के द्वारा बनाया गया झील है, कृत्रिम आपका ऑटोमेटिक लगा है। तो सासाराम किस झील में स्थित है? तो अष्टकोणीय झील में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, आप लोग भी बताइएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था? बताइएगा, बिहार में सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। सदाकत आश्रम का स्थापना हमने अभी क्या क्लियर किया? मजहरुल हक ने किया था। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, आप लोग भी बताइएगा, 21 नंबर आपका सवाल है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? ऐसा कौन सा भाग है साथियों जो आपका नगर पालिका पालिका से संबंधित है? तो भाग 9 किससे संबंधित है साथियों? नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 किससे संबंधित है साथियों? नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। विटामिन B12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है साथियों? तो याद रखिएगा, कोबाल्ट पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है साथियों? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट एवं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार का ऐसा कौन सा जिला जो सर्वाधिक जौ उत्पादक है? सबसे ज्यादा जौ उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा साथियों? चंपारण है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंपारण। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बिहार में जौ कहाँ उत्पादन होता है साथियों? सभी बच्चे को पता होना चाहिए, चंपारण में होता है। ठीक है ना। और मुजफ्फरपुर में तो सभी कोई को पता है, फेमस भी है मुजफ्फरपुर का लीची, मुजफ्फरपुर का लीची। और एक क्या होता है साथियों? केला हाजीपुर का। केला कहाँ का प्रसिद्ध है बिहार में? हाजीपुर का। उसी प्रकार से आप बताइएगा साथियों, क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ का फेमस है, एक बार अपने जिला का भी बता दीजिएगा कि हाँ सर मेरे यहाँ ये फेमस है। जैसे में कहीं कहीं खाजा फेमस रहता है, कहीं कहीं लीची हो गया, कहीं का हाजीपुर का केला हो गया, कहीं पर का नाशपाती हो गया, कहीं कहीं अपना सब जगह का फेमस है। तो आप लोग भी बताइएगा कि सर मेरे जिला में सबसे ज्यादा ये फेमस है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा, कृषकों का नेतृत्व किसने किया था साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है, स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? बताइएगा, ध्वनि की जो चाल होती है साथियों, वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो इस्पात में होता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा
किस में होता है, स्टील में होता है, याद रखिएगा। एकदम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचालन में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल बताइएगा, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सी थे। कौन थे? राम दयालु सी थे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सी थे। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष पूछेगा राम दयालु सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है, बताइएगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से दो सवाल आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाता है, ठीक है ना। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं साथियों? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं साथियों? 22 मार्च को। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। 22 मार्च को आपको क्या मनाते हैं साथियों? बिहार दिवस। 5 जून को आपका क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को आपको क्या मनाते हैं साथियों? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा बिहार में गंडक परियोजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? बताइएगा बिहार में गंडक परियोजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में गंडक परियोजना का शुरुआत कब हुआ था? 1961 ईस्वी में गंडक परियोजना का शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा यह सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों। 29 नंबर, गुप्त काल में बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था? गुप्त काल में ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस था? बताइएगा कौन सा हो जाएगा साथियों? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, जिसको कुमार गुप्त ने बनाया था। अगला नंबर और काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपकी एग्जाम के लिए है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों? कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैम का होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। क्या होगा बताइएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल सही हमने बोला था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जीके का यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए, इसके बाद हम लोग हिंदी को कवर करेंगे। तो आप लोग एक बार अपना स्कोर बता दीजिएगा, 30 में से आप लोग कितना प्रश्न सही किए। अब हम लोग हिंदी में चलते हैं साथियों, और हिंदी में भी आपका टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी में एकदम क्या बोलते हैं आने वाला सवाल है। तो बताइएगा फटाफट, उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद से एक प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस में श्वास। उत प्लस में क्या हो जाएगा? श्वास। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत प्लस में क्या हो जाएगा? श्वास हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस में श्वास। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अधजल गगरी छलका जाय लुकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बताइएगा अध अधजल गगरी छलका जाय लुकोक्ति का सही अर्थ क्या है साथियों? 2 नंबर बताइएगा। कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना, अधगर गगरी छलका जाय उसका समान अर्थ है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधजल गगरी छलका जाय कम ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा करना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा मृग नयनी शब्द में कौन सा समास है? ये इसको कर्म को धारण किए हुए है, ठीक है ना, कि उसका जो नयन है वह किसके जैसा है? मृग। तो जो कर्म धारय समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्म धारय समास हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ साथियों, ठीक है। जैसे में द्वंद्व समास मैंने कभी काफी बार बताया है, जैसे में राम सीता, जैसे में आपका क्या बोले थे साथियों? राम सीता। बीच में आपका देख रहे हैं ये वाला लगा है ना, ये वाला तो ये वाला जिसमें लगा रहेगा वो आपका क्या होता है साथियों? द्वंद्व समास। जैसे में राम सीता, माता पिता, राम लक्ष्मण, दिन रात, ऐसा जब भी आपको दिया जाए बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा वो आपका द्वंद्व समास। तत्पुरुष में क्या बताया था? जिसमें दोनों शब्द का अर्थ निकल जाए वो आपका तत्पुरुष। अगला नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब क्या कहते हैं? बिगड़ा हुआ रूप रहना चाहिए, ठीक है ना, मतलब शुद्ध हिंदी रहना चाहिए। जैसे में अग्नि आपका संस्कृत जैसा शब्द है, सूर्य आपका संस्कृत जैसा शब्द है, पुष्प भी आपका संस्कृत जैसा शब्द है, लेकिन सूरज देखिए ये बिगड़ा हुआ रूप है ना, तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग साथियों? बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर सवाल है, बताइएगा जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो मापा ना जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? अपरिमेय कहते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मापा ना जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? अपरिमेय कहते हैं। जो मापा ना जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? अपरिमेय कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल बताइएगा, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? तो अस्थावर
का जंगम हो जाएगा। अस्थावर का उल्टा क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगम। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं। पवन शब्द में कौन सा संधि है? बताइएगा पवन शब्द में कौन सा संधि है साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो पवन शब्द में कौन सा संधि है? तो यह आपका अयादी संधि है। कौन सा संधि है साथियों? अयादी संधि है, जिसमें पो प्लस में क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। पो प्लस में क्या होगा साथियों? अन होगा। जैसे में पो प्लस में अन, तो यह एक प्रकार का आपका क्या हो गया? अयादी संधि हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइएगा कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? शिकायत करना या बहकाना। कान भर रहे हैं मतलब शिकायत कर रहे हैं या इसको बहका रहे हैं, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, छायावाद के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? बताइएगा छायावाद के प्रवर्तक किसने माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। छायावाद के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। बताइएगा 10 नंबर सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा साथियों? तो कवयित्री इस प्रकार से जो लिखा होगा साथियों, देखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं इस प्रकार से जो आपका लिखा रहेगा वही वाला कवित्री क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। चलिए 11 नंबर सवाल है साथियों, लंबोदर में कौन सा समास है? जहां पर भगवान का नाम आ जाएगा साथियों, वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर कौन सा समास हो जाएगा साथियों? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करेंगे। अनल और अग्नि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अनल का अर्थ क्या होता है और अनिल का अर्थ क्या होता है? दोनों का अर्थ आपको बनाना है। ठीक है ना। तो ये वाला अनल का अर्थ होता है बाबू आग होता है। क्या होता है? आग या अग्नि इसको बोलेंगे। और ये अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। आग और हवा, आग और हवा कहाँ पर है? देखिए तो आग और हवा, आग और हवा मतलब हाँ अग्नि और वायु, इसी को आग और हवा ना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करें सारे प्रश्न आप अच्छे से क्लियर करेंगे। अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? बताइएगा वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा आगत शब्द का विलोम क्या होगा? आगत शब्द का विलोम क्या होगा साथियों? बताइएगा आगत शब्द का विलोम होगा अनागत। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा साथियों? अनागत। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल की बात करते हैं। चौपाई छंद के प्रभेद, एक मिनट, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितना मात्राएं होती है? बताइएगा जो चौपाई छंद होता है उसमें कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला बताइएगा तरनी और तरनी क्रमशः का अर्थ क्या है? दोनों तरनी का अर्थ आपको बताना है क्या किसका होता है अर्थ। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे में ये तरनी का अर्थ होता है सूर्य, पहला वाला जो तरनी लिखा है साथियों उसका अर्थ क्या होता है? सूर्य। और तरनी का अर्थ क्या होता है? नाव। सूर्य और नाव। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए बताइएगा कारक के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। कारक के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कारक के आपका कितना भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं साथियों? 8 भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 18 नंबर सवाल है साथियों, खग कुल कुल सा बोल रहा, इसमें कौन सा अलंकार है? खग कुल कुल सा बोल रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है साथियों? यमक अलंकार है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल बताइएगा आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट है। आधुनिक युग का मीरा किन्हें कहा जाता है साथियों? तो महादेवी वर्मा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाफट हम लोग लास्ट में थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। पुरस्कार शब्द में कौन सा संधि है? बताइएगा साथियों पुरस्कार शब्द में कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है। पुरस्कार शब्द में कौन सा संधि है साथियों? विसर्ग संधि है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका पुरस पुरस प्लस में क्या करेंगे? कार करेंगे इसका, अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है, पठित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? पठित शब्द में प्रत्यय मतलब होता है शब्द के पीछे लगने वाला शब्द साथियों। और उपसर्ग का मतलब क्या होता है? शब्द के आगे लगने वाला शब्द। तो पठित
पठित पठित इत पठित इत आ रहा है ना साथियों, तो बी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे, इत हो जाएगा, ठीक है ना, पठित। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा 22 नंबर आपका सवाल है साथियों, आमरण शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। आमरण शब्द में आपका कौन सा समास होगा साथियों, अभिभाव समास होगा। आमरण शब्द में कौन सा समास होगा साथियों, अभिभाव समास होगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आमरण शब्द में कौन सा समास है साथियों, अभिभाव समास है। चलिए अगला नंबर है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है साथियों, तो इंदुमती को माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम भी नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट आप लोग आंसर याद कीजिएगा, इंदुमती। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, बताइएगा। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, दुर्लभ होना, दुर्लभ होना यानी खराब होना। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 25 नंबर सवाल बताइएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर है, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर रूढ़ शब्द कौन सा है, इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है साथियों, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, तो देखिए विद्यालय का तो अर्थ हो जाएगा पंकज का भी, और दिवाले का, ये सब का आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। विद्या प्लस आलय, पंख प्लस जय, इसको भी दिवाले का भी, लेकिन जल का आप नहीं कर सकते। तो यहाँ में कौन सा हो जाएगा, रूढ़ वाला, जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। चले तो जल हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है साथियों, बताइएगा। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 28 नंबर सवाल है साथियों, अंधा युग किसकी रचना है, बताइएगा। अंधा युग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती का है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर आपका सवाल है साथियों, पंचवटी कौन सा समास है, तो पंचवटी जिसमें संख्या आता है वो आपका द्विगु समास होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंचवटी कौन सा समास है साथियों, द्विगु समास है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करेंगे, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बताइएगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी के हम लोग 30 प्रश्न को कवर किए, तो आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कितना 30 में सही हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर सारा पीडीएफ आपको डाला जाएगा, ठीक है। जय हिंद।